हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 14। अगले ही पल अधीरा और अधीशा के बीच और कुछ अन्य लड़कियों के साथ चलते हुए आध्या अपनी शादी के मंडप में धीमे कदमों के साथ चलते हुए आती है। वहीं सभी की नज़रें उसकी तरफ हो जाती हैं और दूर खड़ी सुमित्रा नम आँखों के साथ आध्या की बलाइयाँ लेती है और उसके बगल में खड़ा अनिकेत उसके कंधे पर हाथ रखे कहता है, अभी कल की ही तो बात थी ना, जब नन्ही आध्या को हमने पहली बार अपने हाथों में उठाया था और आज देखो कितनी बड़ी हो गई वो, जो किसी के घर की जिम्मेदारी उठाने चली है। ये कहते हुए अनिकेत अपना चश्मा उतार अपनी आँखों को नमी से मुक्त कराते हैं तो सुमित्रा उनका हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, फिक्र मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी आध्या खुश तो रहेगी ना, हमने सही फैसला तो किया है ना। अनिकेत आध्या से दूर रहने की अपनी घबराहट के साथ कहता है तो सुमित्रा हल्का मुस्कुरा देती है और कहती है, चिंता मत कीजिए और देखिए अपने दामाद को। ये कहते हुए सुमित्रा थोड़ा हंस देती है और अभिमन्यु की तरफ देखने का इशारा करती है तो अनिकेत उस तरफ देखता है और नम आँखों के साथ भी मुस्कुरा देता है। वहीं अभिमन्यु मुंह खोले आद्या को देख रहा था। लाल रंग का जोड़ा और उसके चेहरे को घूंघट के पीछे छुपाए खड़ा वो लाल रंग का दुपट्टा जिस पर अभी की दुल्हन लिखा हुआ था, ये सब उसकी धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। अभिमन्यु का खुला मुंह देख वहीं मौजूद हर इंसान हंस देता है और रमा अपने दांत दिखाते हुए विधि को इशारा करती है तो विधि आगे बढ़ अपने एक हाथ को अभिमन्यु की ठुड्डी के नीचे रखे उसके मुंह को बंद कर देती है और धीमी आवाज़ में उसके कान में कहती है, भाई आराम से, नज़र लगानी है क्या मेरी भाभी को। अभिमन्यु उसकी बात सुन झीप जाता है और अपनी पलकें झुकाए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। वहीं मंडप के अंदर आते ही आध्या की नज़रें पंडित जी के पास में क्रीम रंग की शेरवानी पहने अभिमन्यु पर जाती हैं और वो पलकें झुकाए मुस्कुरा देती है और वहीं अधीशा धीरे से उसके कान में कहती है, कहा था ना आइटम लग रहे हैं जीजा जी। आध्या शर्माते हुए मुस्कुरा देती है और तभी अधीरा उससे कहती है, देखो तो कैसे मुंह खोल रखा है। आध्या पलकें उठाए अभिमन्यु को देखती है पर तब तक विधि उसका मुंह बंद कर चुकी थी और ये देख आध्या अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है कि तभी उसका पैर किसी चीज़ में अटक जाता है और वो लड़खड़ा जाती है और ये देख वहाँ बैठा अभिमन्यु झट से कहता है, संभल कर पत्नी जी। अभिमन्यु की बात सुन अनिकेत और सुमित्रा जो आध्या की तरफ बढ़े ही थे वो वहीं रुक जाते हैं और अभिमन्यु को देखते हैं और वहीं आध्या के साथ साथ अधीरा और अधीशा भी मुस्कुरा देती हैं। तभी वेदान की तेज़ आवाज़ कहीं से आती है और वो कहता है, लगे रहो भैया। अभिमन्यु सकबकाते हुए रमा को देखता है जो अपने हाथ बांधे खड़ी थी, मानो पूछ रही हो कि क्या हो रहा है ये बेटा। अभिमन्यु चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है और फिर अधीरा और अधीशा आद्या को लाकर उसके बगल में बिठा देती हैं और पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू करते हैं। इसी बीच बीच में चुपके से आध्या अभिमन्यु को देख रही थी जो आँखों को बंद किए आराम से बैठा था और ये देख आध्या अपना हाथ सबकी नज़रों से बचाते हुए अभिमन्यु की तरफ बढ़ाती है और उसे चूंटी काट देती है और उसके ऐसा करते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव एक पल को बदलते हैं पर फिर वो मुस्कुरा देता है
और कनखियों से आध्या को देखते हुए अपनी एक भव उठा देता है और आध्या भी मुस्कुरा देती है। तभी पंडित जी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले 3 फेरों में वधू आगे रहेगी और बाकी में वर। दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और खड़े हो जाते हैं और वहीं अधीरा आध्या की मदद करती है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े पहले फेरे की ओर अग्रसर हो जाते हैं और इसी के साथ पंडित जी पहला मंत्र पढ़ते हैं। अरे अरे दीदी, कहाँ भागे जा रही हो? अधीशा मुंह बनाते हुए अधीरा से कहती है तो अधीरा उससे कहती है, अरे जीजू के जूतियों के बदले में माल चाहिए ना। अधीशा एक नज़र अपनी बहन को देखती है जो चारों तरफ अपनी गिद्ध सी निगाहें भगाए जा रही थी और फिर वो हाँ में सिर हिला देती है तो अधीरा उससे कहती है, चल फिर ढूंढ जूतियाँ, यहीं कहीं छुपाई होंगी किसी ने। अधीशा हाँ में सिर हिलाती है और अधीरा के साथ अभिमन्यु की जूतियों को ढूंढने लग जाती है जो उसे जल्द ही मिल भी जाती हैं और वो जूतियाँ हाथ में पकड़े खुशी के मारे उछलते हुए कहती है, मिल गई मिल गई मिल गई। अधीरा जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है, चुप कर जा, सबको पता लगवा दोगी क्या? अधीशा ना में सिर हिला देती है तो अधीरा उसका मुंह छोड़ देती है और कहती है, चल अब कहीं छुपा कर आते हैं इन्हें। अधीशा हाँ में सिर हिलाती है और अधीरा अपने दुपट्टे की ओट में अभिमन्यु की जूतियां छुपाए आगे बढ़ जाती है। हॉल के अंदर जाते ही अधीरा सावधानी से अभिमन्यु की दादी की कुर्सी के नीचे जूतियों को छुपा देती है और अधीशा को पकड़े वहां से चल देती है कि तभी अधीशा उससे कहती है, दीदी अगर किसी को जूतियां मिल गई तो? अधीशा की बात सुन अधीरा उसे घूर कर देखती है और भुनभुनाते हुए वहां से चली जाती है और वहीं अधीशा अपने कंधे उचकाए मासूमियत से कहती है, ये ऐसे क्यों चली गई? मैंने तो सिर्फ पूछा ना कि अगर जूतियां हम में से पहले किसी और ने चुरा ली तो क्या हमें पैसे नहीं मिलेंगे? वहीं अधीरा के जूतियां छुपाकर जाते ही पिलर की ओट में से दही भल्ले ठूसता हुआ रौनक चौबे बाहर निकलता है और अपने भरे मुंह के साथ कहता है, पुलिस वालों की जूतियां चुरा रही है मैडम जी, पर इनका ना ही पता कि हम भी रौनक हैं रौनक। हमारी नजरें ना चारों दिशाओं में रहती हैं, खास करना सरजी पर। छी छी, मेरे भाई पर गंदी नजर रखते हुए शर्म नहीं आती आपको? उसके बगल में विधान जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं रौनक यानी चौबे उसकी बात सुन अपने गले में अटक चुके दही भल्ले को नीचे उतारता है और कहता है, अरे बबुआ काहे गलत समझ रहे हो? हमारा मतलब ई था कि सरजी पर नजर रहती है, मतलब कुछ गलत सलत ना हो। पक्का ना? विधान उसे घूर कर देखते हुए पूछता है तो चौबे हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी पलकों को झपका देता है तो विधान उसके हाथ से प्लेट लेकर खाते हुए कहता है, वैसे जूतियां आप उठाकर लाएंगे या फिर मैं लेकर आऊं? वहीं चौबे अपने हाथ से दही भल्ले जाता देख विधान को घूर कर देखता है और मन ही मन कहता है, अगर सरजी के भाई जी ना होते ना तुम बबुआ, अभी तुमका बताते कि रौनक के हाथ से खाना छीनने पर का होता है और कहाँ कहाँ होता है और कब कब तक रहता है। विधान खुद पर उसकी नजरें महसूस करे पूछता है, क्या हुआ आपको? चौबे सिर हिलाते हुए दादी की कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कुछो नहीं, तुम ठूसो बेटे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरी आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।